नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा और आप सुन रहे हैं वर्मा स्टोरीज। आज की कहानी उस लाल मिट्टी की है जहां पसीने के साथ साथ अहंकार और खून की महक भी घुली होती है। ये कहानी सिर्फ एक अखाद्य की नहीं है, बल्कि एक बेटी के उस जुनून की है जिसने अपने पिता की सांसों को टूटने से बचाने के लिए साक्षात मौत से कुश्ती लड्डे डीएच ली। अपनी आंखें बंद कीजिए और मेरे साथ चलिए रतनपुर गांव के उस तपते हुए मैदान में, जहां आज एक ऐसा इतिहास रचे जाने वाला था जिसे सदियों तक याद रखा जाएगा। रतनपुर गांव का मैदान आज इंसानों के एक उबलते हुए समुंदर जैसा लग रहा था। गर्मी इतनी भयंकर थी कि लू के थपेड़ों से हवा भी जलती हुई महसूस हो रही थी, लेकिन उस पागल भीड़ को इस बात की कोई परवाह नहीं थी। मैदान के ठीक बीचों बीच एक बद्दा सा घेरा बना था। यह था गांव का सबसे खूंखार काला अखाड़ा। इस अखाड़े की मिट्टी लाल थी और कहा जाता था कि इस मिट्टी में सिर्फ पसीना नहीं, बल्कि हारे हुए पहलवानों का खून और घमंड भी मिला हुआ है। अखाड़े के एक तरफ खद्दा था गजराज सिंह, 6 फुट 4 इंच का भीमकाय कद, पहाड़ा जैसा चौड़ा सीना और आंखों में एक ऐसी वहशी दहशत कि कोई भी आम इंसान उससे नजर मिलाने की हिम्मत ना कर सके। गजराज पिछले 10 सालों से इस इलाके का अजेय केसरी था। उसने आज तक एक भी मुकाबला नहीं हारा था। लोग खौफ से कहते थे कि उसके हाथ इंसान के हाथ नहीं, बल्कि लोहे के भारी हथौड़े हैं। चारों तरफ ढोल नगाड़े बजने लगे। शोर इतना कान फोड़ू था कि जैसे आसमान फट जाएगा। गांव का सरपंच माइक के सामने आया और पूरी ताकत से चिल्लाकर बोला, सुनो रतनपुर वालों और आसपास के गांवों से आए दोस्तों, आज का यह दशहरा दंगल कोई मामूली दंगल नहीं है। शहर के बड्ढे सेठ जी ने इस बार एक ऐसा इनाम रखा है जो आज तक किसी अखाद्य में नहीं रखा गया। पूरे 1 करोड़ रुपए। भीड़ में एक पल के लिए जैसे सांसें रुक गईं, सन्नाटा छा गया। 1 करोड़, ये इतनी बड़ी रकम थी कि इससे पूरा का पूरा गांव खरीदा जा सकता था। सरपंच ने आगे कहा, लेकिन शर्त वही पुरानी है। जो कोई भी गजराज सिंह की पीठ इस लाल मिट्टी से लगा देगा, वही यह 1 करोड़ का इनाम अपने साथ ले जाएगा। है कोई ऐसा शेर का बच्चा? गजराज ने एक भयानक हंसी हंसते हुए अखाद्य की लाल मिट्टी उठाई और अपने सीने पर मल ली। वो एक जंगली जानवर की तरह दहाड़ा, है कोई माई का लाल? या सबने अपने हाथों में चूड़ियां पहन ली हैं? भिद्ध में से दो भारी भरकम पहलवान हिम्मत करके आगे आए। उनके नाम आसपास के इलाकों में बहुत मशहूर थे, लेकिन गजराज के सामने वो बच्चे साबित हुए। उसने उन्हें गाजर मूली की तरह उखाड़ कर अखाद्य के बाहर फेंक दिया। किसी की पसलियां टूटीं तो किसी का कंधा उतर गया। मैदान में अब सिर्फ गजराज की खूंखार हंसी गूंज रही थी और ढोल की थाप पर उसका गुरूर नाच रहा था। सरपंच ने मायूसी से माइक पर कहा, लगता है यह पैसा वापस सेठ जी की तिजोरी में ही जाएगा। कोई है जो? लेकिन सरपंच अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले ही भिड्ड के सबसे आखिरी कोने से एक आवाज आई। एक पतली लेकिन इतनी बुलंद आवाज जिसने ढोल के शोर को भी चीर कर रख दिया। मैं लड़ूंगी इस पहलवान से, मैं हरा सकती हूं इसे। पूरा मैदान एक झटके में खामोश हो गया। लोग हैरानी से दाएं बाएं देखने लगे। भीड़ फटने लगी और बीच में से एक 21 साल की लड्डचकी आगे आई। उसका नाम था मीरा। मीरा ने एक बहुत ही साधारण और पुराना सा सूती कुर्ता सलवार पहना हुआ था। उसके बाल पीछे की तरफ सख्ती से बंधे हुए थे। उसका चेहरा एकदम शांत था, किसी गहरी और खामोश नदी की तरह। एक बूढ़े आदमी ने उसका हाथ पकड़ डीडीएच लिया। बेटी घर चली जा, इसे नहीं जीत सकती तू। जा, अपने बाप का ख्याल रख, वो मर रहा है अस्पताल में। तू क्यों अपनी जान गंवाने आ गई? मीरा ने अपने हाथ छुद्धाए और दृढ़ता से बोली, नहीं बाबा, मुझे लड़ना है। अपने बाप की खातिर मैं यह कुश्ती जीत कर रहूंगी। गजराज उसे अखाद्य की तरफ आते देख ठहाका मारकर हंसने लगा। अरे ये क्या नौटंकी है? ये कोई बच्चों का खेल नहीं है छोरी। घर जा और चूल्हे पर दूध गर्म कर, तेरी हड्डियां एक मुक्के में चूर चूर हो जाएंगी। भीड़ में से भी लोग फप्तियां कसने लगे। अरे मीरा, पागल हो गई है क्या? तेरा बाप पहले ही खाट पर पड मौत से लड़ेच रहा है, अब तू भी अपनी जान देने आ गई? मीरा ने किसी की बात का कोई जवाब नहीं दिया। वो धीरे धीरे अखाद्य की सीमा लांघकर अंदर पहुंच गई। उसने सीधे सरपंच की आंखों में देखा और कहा, मुझे दंगल के सारे नियम पता हैं। अगर मैं हारी तो मैं जिंदगी भर गजराज के महल में बिना पैसों के नौकरानी बनकर रहूंगी। लेकिन अगर मैं जीती तो ये 1 करोड़ रुपए
मुझे अभी के अभी चाहिए। गजराज का घमंड अब गुस्से में बदलने लगा। वह भारी कदमों से मीरा के करीब आया और फुफकारते हुए बोला, तू जानती है मैं मर्दों को जिंदा नहीं छोड़ देता। तू तो फिर भी एक कमजोर औरत है। वापस लौट जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। मीरा ने बिना पलक झपकाए गजराज की लाल आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक बहुत पुराना और गहरा जख्म था। ताकत इस भारी शरीर में नहीं, इरादों में होती है गजराज। 10 साल पहले मेरे बापू को तुमने ही इस अखाद्य में धोखे से पीठ पीछे वार करके गिराया था। आज अस्पताल में उनका दिल का बद्धा ऑपरेशन होना है। डॉक्टर ने कहा है कि 50 लाख रुपये चाहिए, वरना वो कल का सूरज नहीं देखेंगे। ये लाल मिट्टी आज गवाह है गजराज। आज या तो मैं जिंदा रहूंगी या तुम्हारा यह घमंड। गजराज गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने सरपंच की तरफ देखकर दहाड़ लगाई। शुरू करो। आज इसका गुरूर और इसकी हड्डियां दोनों इसी मिट्टी में मिलाऊंगा। मीरा ने घुटनों के बल झुककर अखाद्य की मिट्टी उठाई और उसे अपने माथे से लगाया। उस एक पल में उसे अस्पताल में वेंटिलेटर पर सांसें गिनते अपने पिता का पीला चेहरा याद आ गया। मीरा के पास खोने के लिए अब कुछ नहीं बचा था। उसने अपनी सलवार के नीचे बंधे हुए लंगोट को और कसा, अपना दुपट्टा कमर में बांधा और अखाद्य के बीच में तनकर खड़ी हो गई। गजराज उसकी तरफ ऐसे बढ़ा जैसे कोई भूखा भेदिया किसी मासूम शिकार पर झपटता है। उसने अपने हथौड़े जैसे हाथ मीरा की गर्दन को दबोचने के लिए बढ़ाए। भीड़ ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर लीं। सबको लगा कि एक ही झटके में मीरा की गर्दन टूट जाएगी। लेकिन जैसे ही गजराज के हाथ मीरा के करीब पहुंचे, मीरा ने बिजली जैसी फुर्ती दिखाई। वो अचानक नीचे झुकी और गजराज के भारी शरीर के ठीक नीचे से फिसलकर पीछे निकल गई। अपना पूरा वजन आगे की तरफ डाल चुका गजराज बुरी तरह लटखड़ाया और मुंह के बल मिट्टी में गिरते गिरते बचा। भीड़ ने एक साथ गहरी सांस छोड़ दी। गजराज ने झटके से पलट कर देखा, मीरा वहीं खड़ी थी, एकदम स्थिर और शांत। ये तो सिर्फ शुरुआत है गजराज, मीरा ने धीमी लेकिन चुभने वाली आवाज में कहा। ढोल फिर से बजने लगे, लेकिन इस बार शोर का मिजाज बदल चुका था। अब लोग मीरा की तरफ उम्मीद से देख रहे थे। पहला दांव हो चुका था, लेकिन असली खूनी खेल तो अब शुरू होने वाला था। गजराज को समझ आ गया था कि यह लड़की कोई मामूली शिकार नहीं है। उसने अपने दोनों भारी हाथ फैलाए और मीरा को एक कोने में घेरने की कोशिश करने लगा। मीरा अच्छी तरह जानती थी कि अगर गजराज ने उसे एक बार भी अपनी गिरफ्त में ले लिया तो उसकी पसलियां टूट जाएंगी। सरपंच ने सीटी बजाई और दूसरा राउंड शुरू हुआ। गजराज पूरी ताकत से झपटा। इस बार उसने मीरा का बायां हाथ पकड़ ही लिया। भीद्दा से चीख निकल गई। गजराज ने बेरहमी से मीरा के हाथ को मरोधना शुरू किया। मीरा का चेहरा दर्द से नीला पदाने लगा, लेकिन उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए और एक भी चीख नहीं निकलने दी। उस भयंकर दर्द के बीच उसे अपने पिता की दी हुई तालीम याद आई। बेटी, कुश्ती जोर से नहीं, कोण और दिमाग से लड़ी जाती है। मीरा ने अपना शरीर ढीला छोड़ा और अपना पूरा वजन उसी हाथ की तरफ धकेल दिया जिसे गजराज मरोदाह रहा था। गजराज को लगा कि वह मीरा को दबा रहा है, लेकिन असल में मीरा उसे अपने दांव में फंसा रही थी। जैसे ही गजराज का वजन आगे आया, मीरा ने अपना दायां पैर गजराज के घुटने के ठीक पीछे फंसाया और अपनी पूरी ताकत से एक जोरदार झटका दिया। गजराज जैसा पहाड़ एक पल के लिए डगमगा गया, लेकिन उसकी ताकत सच में जानवरों जैसी थी। उसने झटके से खुद को संभाला, मीरा की कमर में अपने दोनों हाथ डाले और उसे हवा में उठा लिया। मीरा अब जमीन से 6 फुट ऊपर हवा में थी। गजराज की पकड़दाच इतनी मजबूत थी कि मीरा की सांसें अटकने लगीं। सरपंच घबराकर चिल्लाया, अरे छोड़ दे उसे गजराज, मार डालेगा क्या? गजराज ने खूंखार हंसी हंसते हुए ऊपर देखा। अब बोल छोरी, कहां है तेरी ताकत? उसने मीरा की पसलियों पर दबाव बढ़ा दिया। मीरा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था, लेकिन उसी अंधेरे में उसे अस्पताल के मॉनिटर की बीप बीप आवाज सुनाई दी। उसे याद आया जब वह 8 साल की थी, तब बापू ने कहा था, जब दुश्मन तुझे हवा में उठाए तो समझ लेना कि उसने अपना संतुलन खो दिया है। वही एक पल होता है उसका अंत करने का। मीरा ने अपनी बंद आंखें खोलीं। उसने अपने दोनों पैर हवा में ही गजराज की मोटी गर्दन के चारों तरफ लपेट दिए और फिर अपनी पूरी आंतों की ताकत लगाते हुए उसने गजराज की गर्दन को पीछे की तरफ जोर से खींच दिया।
गजराज का शरीर पहले से ही अपना गुरुत्वाकर्षण खो चुका था। मीरा के झटके ने उसे जडडीडीएच से उखाड़ ढा दिया। दद्दाम! पहादसा गजराज अपनी पीठ के बल अखाधे की मिट्टी में आ गिरा और उसके ऊपर गिरी मीरा। धूल का एक बहुत बड़ा बवंडर उठा। पूरा मैदान जैसे सुन्न पड़ डाच गया। सेठ जी, जो एक करोड़ा का सूटकेस लिए बैठे थे, अपनी कुर्सी से उछल पड्डा है। धूल छंटी। मीरा फुर्ती से दूर हटकर खद्दाही हो गई थी। उसके कुर्ते का कंधा फट चुका था और वहां से खून रिस रहा था, लेकिन वह तैयार थी। गजराज मिट्टी में पड्ढा था। उसके मुंह में धूल भर गई थी। वह खांसता हुआ धीरे धीरे उठा। उसका गुरूर अब खौफ और बेइज्जती में बदल रहा था। तूने मुझे जमीन पर गिराया, तेरी इतनी हिम्मत! गजराज पागलों की तरह चीखा। अब उसने नियम ताक पर रख दिए। वह सीधे मीरा पर मुक्कों की बरसात करने लगा। मीरा हर वार से बच रही थी, लेकिन तभी गजराज ने नीचे से एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और सीधे मीरा की आंखों में झोंक दी। नहीं! भीड़ द चीख उठी। मीरा की आंखों में भयानक जलन होने लगी। वह कुछ देख नहीं पा रही थी। इसी का फायदा उठाकर गजराज ने एक भारी लात मीरा के पेट में दे मारी। मीरा हवा में उछलकर दूर लखद्दी की बाध से जा टकराई। उसके मुंह से खून का एक फव्वारा छूटा और वह जमीन पर बेसुध सी गिर पड़ी। खत्म हो गया खेल! गजराज का एक चेला चिल्लाया। मीरा को लगा जैसे उसकी सांसें रुक गई हैं, लेकिन तभी उसे याद आया कि अगर वह यहां नहीं उठी तो उसके बापू कभी नहीं उठ पाएंगे। उसने अपनी आंखें नहीं खोलीं। उसने सिर्फ मिट्टी पर कान लगाकर सुनना शुरू किया। धप धप धप। गजराज उसे कुचलने के लिए उसके करीब आ रहा था। 5 कदम, 3 कदम, 1 कदम। जैसे ही गजराज ने मीरा का सिर कुचलने के लिए अपना भारी पैर उठाया, मीरा ने जमीन पर लेटे लेटे ही सांप की तरह फुर्ती से अपना दांव चला। उसने गजराज का वही हवा में उठा हुआ पैर दोनों हाथों से झकधा और उसे विपरीत दिशा में पूरी ताकत से घुमा दिया। कड्ढक! गजराज के घुटने की हड्डी टूटने की भयानक आवाज पूरे मैदान में गूंज उठी। आ! गजराज की दर्दनाक चीख से आसमान दहल गया। वह अपने टूटे हुए घुटने को पकड़ डालकर मिट्टी में गिरकर तड़ापने लगा। भिड्ड, जो अब तक चुप थी, अब पागलों की तरह चीखने लगी। मीरा! 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 मीरा धीरे से खद्दी हुई। उसने अपने फटे हुए कुर्ते से अपनी आंखें साफ कीं। गजराज अब घुटनों के बल बैठा दर्द से कराह रहा था। तभी सेठ जी के पास खड़े एक अंगरक्षक ने चुपके से अपनी जेब से एक जहरीला कांटा निकाला और मीरा की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन तभी भिड्ड में से एक हाथ निकला और उस अंगरक्षक के सिर पर एक भारी लठ पड्ढा। वह वहीं ढेर हो गया। यह हाथ था उस्ताद रहीम का, जो मीरा के पिता के पुराने दोस्त थे। मीरा ने आगे बढ़कर गजराज की गर्दन पकड़ दी और उसे हवा में उठाया। यह मेरे बापू के लिए, यह हमारी 10 साल की गरीबी के लिए और यह आज के इंसाफ के लिए। मीरा ने गजराज को हवा में घुमाकर अपने पिता का सबसे मशहूर दांव धोबी पछाड़ दाच मारा। गजराज की पीठ इतनी जोर से मिट्टी पर लगी कि वह वहीं बेहोश हो गया। उसके मुंह से झाग निकलने लगा। सरपंच ने कांपते हुए हाथों से गिनती की, 1, 2, 3। विजेता है मीरा! पूरा मैदान खुशी से पागल हो गया, लेकिन मीरा की नजरें सिर्फ उस सूटकेस पर थीं। वह सेठ के पास गई और खून से सने चेहरे के साथ बोली, मेरा इनाम! सेठ ने कांपते हुए वह सूटकेस मीरा को दे दिया, लेकिन तभी पीछे से एक बंदूक लोड होने की भयानक आवाज आई। तू यह पैसा लेकर इस गांव से जिंदा नहीं जा सकती छोरी! यह आवाज जोरावर सिंह की थी, गजराज के पिता और इलाके के सबसे बड़े बाहुबली की। जोरावर की दुनाली बंदूक सीधी मीरा के माथे पर तनी थी। पैसा नीचे रख, यह इलाका मेरा है। तूने मेरे बेटे की हड्डियां तोड़ दी हैं, मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगा। जोरावर दहाड़ा। मीरा ने सूटकेस को अपने सीने से लगा लिया। ये पैसा मेरे बापू की सांसों का है जोरावर काका। आज अगर आपने गोली चलाई तो पूरा गांव गवाह है कि आप एक बेटी को उसके बाप का इलाज कराने से रोक रहे हैं। तभी उस्ताद रहीम और गांव के सैकड़ों नौजवान जोरावर के सामने दीवार बनकर खड्डे हो गए। रहीम ने कड़क आवाज में कहा, बंदूक नीचे कर जोरावर, दंगल का नियम है, जो जीता वो सिकंदर। अगर आज तूने मीरा का रास्ता रोका तो रतनपुर का एक एक घर तेरे महल में आग लगा देगा। भीद्दा का गुस्सा देखकर जोरावर थोड़ा पीछे हटा, लेकिन उसने एक जहरीली मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, ले जा पैसा, लेकिन क्या तू अस्पताल तक पहुंच पाएगी? जोरावर का इशारा साफ था। शहर का अस्पताल 40 किलोमीटर दूर था और रास्ता जोरावर के आदमियों से भरा था। रहीम ने मीरा के कान में कहा,
बेटी, पक्की सड़क से मत जाना, नहर के कच्चे रास्ते से जा, मेरी साइकिल वहां खड्डी है, भाग। मीरा ने सूटकेस पीठ पर बांधा और मैदान से भाग निकली। रात घिर आई थी। वह साइकिल के पैडल पूरी ताकत से मार रही थी। पसलियों के दर्द से उसकी सांसें उखड़ रही थीं। तभी पीछे से जोरावर के गुंडों की जीप की हेडलाइट चमकी। रुक जा, गुंडे चिल्लाए। मीरा ने साइकिल कच्चे खेत में उतार दी। जीप खेत में फंस गई, लेकिन गुंडे पैदल ही उसके पीछे दौड़े। एक जगह पुरानी टूटी हुई दीवार आ गई। रास्ता बंद था। मीरा ने सूटकेस ऊपर फेंका और दीवार पर चढ़ने लगी। तभी एक गुंडे ने उसका टखना पकड़ डंडियाच लिया। मीरा ने पलटकर अपने दूसरे पैर से उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारी। गुंडा मुंह के बल गिरा और मीरा दीवार फांद गई। दीवार के उस पार रहीम का एक शागिर्द मोटर बाइक स्टार्ट किए खड्डे दे रहा था। मीरा बाइक पर बैठी और उसने सीधा शहर के अस्पताल का रास्ता लिया। अस्पताल के आपातकालीन कक्ष में सन्नाटा था। मीरा के पिता विक्रम सिंह की सांसें अब उखड़ रही थीं। डॉक्टर शर्मा हताश होकर बोले, वक्त खत्म हो रहा है। जब तक 50 लाख अस्पताल में जमा नहीं होते, हम ऑपरेशन शुरू नहीं कर सकते। तभी अस्पताल के कांच के दरवाजे एक जोरदार धक्के से खुले। धूल, पसीने और खून में सनी हुई मीरा एक तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। उसने वह भारी सूटकेस सीधा रिसेप्शन काउंटर पर पटका। यह रहे पूरे 50 लाख। मेरे बापू का ऑपरेशन अभी इसी वक्त शुरू कीजिए। मीरा की आवाज में जो खनक थी, उसने पूरे अस्पताल को हिला दिया। डॉक्टर शर्मा ने मीरा की हालत और पैसों का सूटकेस देखा। उन्होंने तुरंत चिल्लाकर कहा, ऑपरेशन थिएटर तैयार करो, जल्दी। विक्रम सिंह को स्ट्रेचर पर ले जाया जाने लगा। मीरा ने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। विक्रम सिंह ने अपनी आधी खुली आंखों से अपनी बेटी का खून से सना चेहरा देखा। उनके होठों पर एक कांपती हुई मुस्कान आ गई और आंखों से गर्व के आंसू बह निकले। वो समझ गए कि उनकी शेरनी बेटी मौत से जीतकर लौट आई है। 4 घंटे तक ऑपरेशन चला। मीरा अस्पताल की ठंडी जमीन पर बैठी रही। सुबह के 5 बजे डॉक्टर शर्मा बाहर आए। उनके चेहरे पर सुकून था। ऑपरेशन सफल रहा मीरा। तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। मीरा वहीं घुटनों के बल गिर पड़ी और उसने जमीन को चूम कर भगवान का शुक्रिया अदा किया। लेकिन यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। अचानक बाहर से भयंकर शोर आने लगा। जोरावर सिंह अपने 20 हथियारबंद गुंडों के साथ अस्पताल पहुंच चुका था। मीरा, बाहर निकल, वरना मैं इस पूरे अस्पताल को तेरे बाप के साथ जलाकर राख कर दूंगा। जोरावर की आवाज पार्किंग में गूंज रही थी। अस्पताल का स्टाफ खौफ से कांप रहा था। मीरा ने अपने पिता के वार्ड की तरफ देखा। वो चैन से सो रहे थे। मीरा ने अपने माथे से खून पोंछा। उसने पास ही खड़ेढी एक लोहे की सलाइन की ट्रॉली का भारी खंभा उठा दर्द लिया। वह अब एक आम लड़की नहीं, रतनपुर की साक्षात चंडी बन चुकी थी। जैसे ही मीरा अस्पताल से बाहर निकली, जोरावर के गुंडे उसे देखकर ठिठक गए। अकेली आई है, जोरावर हंसा। मारो इसे। 5 गुंडे तलवार और लोहे के सरिये लेकर मीरा पर लपके। मीरा ने सलाइन के उस भारी लोहे के स्टैंड को एक गदा की तरह घुमाया। पहले ही वार में एक गुंडे का सिर फट गया। दूसरे के पैरों के बीच से खिसक कर मीरा ने उसकी पीठ पर ऐसा प्रहार किया कि वह सीधा जमीन पर आ गिरा। मीरा की रफ्तार वहीं अखाद्य वाली थी, लेकिन यहां कोई नियम नहीं थे। मीरा एक एम्बुलेंस के ऊपर चारेच गई और गरज कर बोली, जोरावर सिंह, तुमने कहा था कि यह तुम्हारा इलाका है। आज देखना, पूरा शहर तुम्हारे खिलाफ खड़ीदिधा होगा। जोरावर ने गुस्से में अपनी पिस्तौल निकाल ली, लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, दर्जनों ट्रैक्टरों और हॉर्न की आवाजों ने पार्किंग को हिला दिया। उस्ताद रहीम के साथ पूरा रत्नपुर गांव वहां पहुंच चुका था। नौजवानों के हाथों में फावड़े थे और गांव की औरतों के हाथों में लाठियां। मीडिया के कैमरे भी वहां पहुंच चुके थे और यह सब लाइव रिकॉर्ड हो रहा था। एक गोली भी चली जोरावर, तो तेरी लाश भी नहीं मिलेगी आज, रहीम ने ललकारा। अपना अंत देखकर जोरावर पागल हो गया। उसने एक गाड़ी के पेट्रोल टैंक का पाइप उखाड़ा और अस्पताल के गेट की तरफ पेट्रोल छिड़कने लगा। उसने अपनी जेब से लाइटर निकाला। आज तेरा गुरूर और तेरा बाप दोनों इसी आग में जलेंगे। मीरा एम्बुलेंस से कूदी। उसने देखा कि वह जोरावर से काफी दूर है। उसकी नजर पास ही रखे एक लाल रंग के आग बुझाने वाले सिलेंडर, फायर एक्सटिंग्विशर पर पड़ेढ़ी। मीरा ने अपनी पूरी ताकत से उस भारी सिलेंडर को उठाया और सीधा जोरावर की तरफ दे मारा। सिलेंडर सीधे जोरावर के उस हाथ पर लगा जिसमें लाइटर था। लाइटर छिटक कर दूर जा गिरा।
मीरा एक चीते की तरह जोरावर पर झपटी। उसने उसका कॉलर पकड़ा और उसी अस्पताल की पार्किंग में उसे वो धोबी पछाड़ दिया छिमारा कि जोरावर की पसलियां चटक गईं। मीरा ने जोरावर की छाती पर पैर रखते हुए कैमरों की तरफ देखा और बोली, देख लो सब, जो औरत को कमजोर कहते हैं, आज उनका अहंकार इसी मिट्टी में रुल गया है। पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आ पहुंची। जोरावर और उसके गुंडों को हथकड़ियां लगाकर घसीटते हुए ले जाया गया। मीरा के पिता की जान बच गई थी और साथ ही बच गया था एक बेटी का स्वाभिमान। दोस्तों, इस घटना के एक महीने बाद मीरा ने बचे हुए 50 लाख रुपयों से रतनपुर में लड़ा डचकियों के लिए देश का पहला अखाड़ा खोला। गजराज का घमंड टूट चुका था और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए उसी अखाधे में लड़कियों को कुश्ती सिखाने लगा। और मीरा मीरा ने 2 साल बाद विश्व चैंपियनशिप में देश के लिए स्वर्ण पदक जीतकर साबित कर दिया कि जब एक बेटी अपने इरादों पर उतर आए तो वो दुनिया का हर मैदान जीत सकती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि ताकत शरीर में नहीं, बल्कि हमारी सोच और हमारे हौसले में होती है। मैं हूं विवेक वर्मा, लेता हूं आपसे विदा। अगर यह कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो वर्मा स्टोरीज के साथ जुड़े रहें। अपना और अपनी बेटियों का हमेशा हौसला बढ़ाते रहें। धन्यवाद।